फिल्म की शुरुआत होती है एक प्रोफेसर से जो एक जानी मानी स्टूडेंट को एक सुनसान जंगल में लाता है। वहीं एक पुरानी सी फैक्ट्री होती है जिसमें वो दोनों अंदर जाते हैं। प्रोफेसर लड़की से कहता है, डर मत, सब ठीक रहेगा। फिर वो अजीब सी बात करता है और लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है। जैसे ही लड़की कपड़े उतारने लगती है तभी बाहर से कोई आवाज आती है। लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अब सीन में आता है एक नया किरदार, भीम। भीम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। प्रोफेसर जब बाहर ये देखने जाता है कि कौन है, तभी भीम फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। भीम कहता है कि वो कदलूर गांव से है। गांव का नाम सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा फक हो जाता है, जैसे उसे कोई पुराना डर याद आ गया हो। वो डर के मारे एक रॉड उठाता है और भीम पर हमला करता है, लेकिन भीम पर कोई असर नहीं होता। भीम उल्टा प्रोफेसर की जबरदस्त पिटाई कर देता है। वो लड़की से कहता है, अब तू जा सकती है। फिर वो प्रोफेसर को घसीट कर ले जाता है और एक भारी पत्थर से उसके सिर पर वार करता है। इतना ही नहीं, वो उसकी टांगों पर ऐसा हमला करता है जिससे उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है। प्रोफेसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सवाल ये है, आखिर भीम कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये सब आगे पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। इसके बाद भीम एक मंदिर जाता है और भगवान की पूजा करता है। दूसरे दिन कहानी में आता है एक और किरदार, अरुण। अरुण एक एक्स फौजी है जो अब यूट्यूब पर केस सुलझाता है। एक दिन पुलिस की इंस्पेक्टर उसे एक केस सुलझाने के लिए बुलाती है। अरुण क्राइम सीन पर पहुंचता है और चुटकियों में केस की पूरी सच्चाई सामने रख देता है। इंस्पेक्टर उसकी समझदारी से काफी प्रभावित होती है और कहती है कि अब बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। इधर हमें यह भी पता चलता है कि अरुण काजल नाम की किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश में भी लगा है। भीम एक मंदिर में मौजूद होता है जहां एक महिला अपनी बेटी के साथ आई होती है। वो पुजारी से कहती है कि आज अमावस्या की रात है, इसलिए वो चाहती है कि पुजारी उनके घर आकर भजन करे। भीम ये सब सुन लेता है और उनके पास जाकर पूछता है, आप लोग मुझे क्यों नहीं बुला रहे? इस पर वो महिला मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, हर अमावस्या को हम किसी न किसी के यहाँ जाते हैं, अगली बार तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों, भीम का इनसे मिलने का कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पहले से ही कुछ सोच समझकर यहाँ आया था। वो महिला और उसकी बेटी से मिलना उसका प्लान का हिस्सा था। क्या प्लान था, ये आगे पता चलेगा। उधर अरुण अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा होता है। तभी उसे घर से कॉल आता है। उसका बड़ा भाई बताता है कि उसकी बेटी ने फांसी लगा ली है। अरुण ये सुनकर दंग रह जाता है और फौरन अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है। जब उसका पिता उसे देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। घर के अंदर जाकर अरुण को अपनी प्यारी भतीजी की लाश नजर आती है जो पंखे से लटकी हुई होती है। वो ये देखकर टूट जाता है। उसकी भतीजी उसकी जान थी, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये किसी को समझ नहीं आता। पुलिस जब उसके पिता से पूछती है कि कहीं कोई शक तो नहीं, तो वो रोते हुए कहता है, अभी कुछ दिन में उसकी शादी थी, शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। रात को हम फिर भीम को देखते हैं जो एक पब्लिक प्रोग्राम में गया होता है। वहाँ एक आदमी नागराजन नाम का नेता भाषण दे रहा होता है। भीम प्रोग्राम खत्म होते ही उसके पीए से बात करता है और कहता है कि उससे कोई काम चाहिए। पीए कहता है, चिंता मत करो, मैं मालिक से बात कर लूंगा, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दिलवाएंगे। अगले दिन अरुण से उसका बड़ा भाई मिलने आता है। वो बताता है कि उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन उसका मोबाइल फोन अब भी चालू नहीं हो रहा। वो कहता है, मुझे अब तक भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी बेटी अब नहीं रही, कल ही उसने मुझसे बात की थी। अरुण उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि वो सच का पता जरूर लगाएगा। इसके बाद वो अपने दोस्त से कहता है, फोन अनलॉक करो। जैसे ही फोन खुलता है, अरुण उसमें व्हाट्सएप खोलता है। वहीं पर उसे एक अजनबी आदमी की आवाज का वॉइस नोट मिलता है। अरुण जब उस वॉइस नोट को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी भतीजी ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे धमकाया जा रहा था कि अगर वो उस आदमी की बात नहीं मानेगी तो उसकी प्राइवेट वीडियो को वायरल कर देगा। अब अरुण को यकीन हो जाता है कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि एक साजिश है। वो अब इस केस की तह में जाने का फैसला करता है ताकि सच सामने ला सके। दूसरी ओर भीम मछली बाजार में उस महिला का पीछा करता है जिससे उसकी पहले मंदिर में बात हुई थी। जैसे ही वो महिला उसे देखती है, वो गुस्से में पूछती है, तू मुझे ऐसी घूर घूर के क्यों देख रहा है? तभी वहां भीड़ जमा हो जाती है और लोग भीम से सवाल करने लगते हैं। भीम सबके सामने कहता है, मुझे ये महिला जानी पहचानी लगी, इसलिए बात करने आया था। उधर अरुण सीधे पुलिस कमिश्नर से मिलता है और उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है कि उसकी भतीजी को किसी ने ब्लैकमेल किया था। कमिश्नर भी ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। वो अरुण को केस की जांच करने की अनुमति दे देता है, लेकिन साथ ही सावधान भी करता है, इन लोगों से भिड़ना आसान नहीं है। इसके बाद कमिश्नर एक और बात बताता है कि अरुण की भतीजी एक एस्कॉर्ट रैकेट में फंस चुकी थी, जहां वो जिस्म बेचकर पैसे कमा रही थी। अब अरुण एक ऐसे आदमी से मिलने जाता है जिसने ऑनलाइन उसकी भतीजी को बुक किया था। पहले तो वो आदमी झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब अरुण उसे धमकी देता है कि उसकी बीवी को सब बता देगा तो वो घबराकर कबूल करता है। हाँ, उस दिन मैंने लड़की को बुक किया था, लेकिन वो नहीं आई, इसलिए मैं दूसरी लड़की के पास चला गया। वो ये भी बताता है कि वहाँ पूरा एक रैकेट चलता है जहाँ बस कॉल करो और लड़की बुक हो जाती है। अरुण उसे कहता है, मुझे उस आदमी का नंबर दे जिसने ये रैकेट चलाया, मैं वहाँ जाकर पूरी जानकारी निकालूंगा। इधर भीम फिर से नागराजन के पीए के पास जाता है और काम मांगता है। पीए कहता है, अरे यार, मैं मालिक से बात करना भूल गया, लेकिन अगली बार पक्का बात करूंगा। तब तक के लिए वो कहता है, तू मेरे घर में काम शुरू कर दे और मेरी बीवी की मदद कर दिया कर। ये सुनकर भीम तैयार हो जाता है और घर के आंगन में झाड़ू पोंछा लगाने लगता है। भीम की नजर पीए की बेटी पर पड़ती है। वो बहुत घबराई हुई लगती है, जैसे किसी से डर रही हो।
भीम फौरन पीए के पास जाता है और कहता है, आपकी बेटी को कोई फोन पर धमका रहा है। पीए तुरंत अपनी बेटी से बात करने जाता है। बेटी रोते हुए बताती है कि उसके ऑफिस में एक लड़का है जो उसे बार बार परेशान करता है और उसकी एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर पीए गुस्से में अपनी बेटी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन भीम बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, गलती लड़की की नहीं है, सुधारना है तो उस लड़के को सबक सिखाओ और मेरे पास एक प्लान है। उधर अरुण अपने साथी और इंस्पेक्टर के साथ एक दुकान पर पहुंचता है जहां से ये रैकेट चलाया जा रहा था। अरुण अपने साथी के शरीर पर माइक लगाता है और उसे अंदर भेजता है। दुकान के अंदर एक दलाल बैठा होता है जो कहता है, मेरे पास बहुत सी लड़कियां हैं, जो तुम चाहो वो मिल जाएगी। वो उसे अंदर एक कमरे में ले जाता है जहाँ कई लड़कियां पहले से मौजूद होती हैं। दलाल उनमें से एक लड़की को चुनने को कहता है। अरुण का साथी एक लड़की को चुन लेता है और फिर दोनों को एक रूम में भेज दिया जाता है। जैसे ही लड़की कमरे में आती है, अरुण का साथी तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है और लड़की को वहां से भगा देता है। इसके बाद अरुण और पुलिस इंस्पेक्टर दुकान पर रेड मारते हैं, सारी लड़कियों और रैकेट चलाने वाले मालिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस लड़के को फोन करके बुलाते हैं जो पीए की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। जैसे ही वो आता है, दोनों मिलकर उसकी जमकर धुलाई करते हैं। भीम गुस्से में कहता है, अगर दोबारा किसी लड़की को परेशान किया तो अगली बार बच नहीं पाएगा। डर के मारे वो लड़का हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कहता है, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी बेटी डर गई थी। वहीं पीए भी भीम से कहता है कि अब वो मालिक से पक्का बात करेगा ताकि उसे कोई अच्छी नौकरी दिला सके। उधर अरुण उन सभी लड़कियों से बात करता है जो उस रैकेट में पकड़ी गई थी। वो बताती हैं कि उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से किया था क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। घर की हालत बहुत खराब थी और कुछ पैसे कमाने के लिए उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ा। इसके बाद अरुण उस आदमी से पूछताछ करता है जिसने उसकी भतीजी से जुड़ी बात बताई थी। वो आदमी अरुण से कहता है, हाँ, मैं रम्या को जानता था, उसे कई बार उस धंधे में देखा है। फिर अरुण उसे वो वॉइस नोट सुनाता है जो रम्या को धमकाने वाला था। वो आदमी कहता है, ये आवाज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। लेकिन वो एक और बात बताता है, एक श्वेता नाम की लड़की है जिसने रम्या को इस धंधे में धकेला था। उसे मिलवाने के लिए उसे पहले बुक करना पड़ेगा। अरुण बिना समय गंवाए उस लड़की की फर्जी बुकिंग करवा देता है और फिर अपने साथी के साथ मिलने निकल पड़ता है। इधर भीम फिर उसी महिला के घर पहुंचता है जिसे उसने मछली मार्केट में देखा था। जैसे ही वो महिला भीम को देखती है, वो गुस्से में कहती है, तू फिर यहाँ क्यों आया, भाग यहाँ से। भीम कहता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बस एक लड़की चाहिए थोड़े मजे के लिए। वो महिला गुस्से से चिल्लाती है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, भाग जा। भीम अच्छे से जानता था कि वो महिला हॉस्टल की लड़कियों का इस्तेमाल करती है, उन्हें गलत रास्ते पर धकेलती है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा था। रात को भीम मंदिर में बैठा होता है, तभी वो महिला अपनी बेटी के साथ वहां आती है। वो कहती है, आज अमावस है, आप हमारे घर आइए भजन करने। भीम ये सुनकर मुस्कुरा देता है और उनका शुक्रिया अदा करता है। उधर अरुण उस श्वेता नाम की लड़की से मिलने पहुंचता है। वो लड़की सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है, मैं रम्या को जानती थी, वो अक्सर कॉलेज के पास जेरोक्स करवाने आती थी। वहीं एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर एक दिन उस लड़के ने उसे मना लिया कि वो अपने जिस्म की वीडियो ऑनलाइन दिखाए ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें और फिर दोनों शादी कर लें। रम्या सीधे सादी लड़की थी, पर बहुत मनाने के बाद उसने हाँ कर दी। पर उस लड़के ने धोखा दिया, उसकी वीडियो बना ली और फिर ऑनलाइन डाल दी। इसके बाद रम्या की बुकिंग चालू हो गई। जब रम्या की शादी तय हुई, उसने कहा कि अब वो ये सब छोड़ देगी, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देंगे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने खुद को खत्म कर लिया। ये सब सुनकर अरुण अंदर से टूट जाता है। जब अरुण उस लड़की को वो वॉइस नोट सुनाता है तो वो आवाज़ पहचान जाती है। वो बताती है, इस आदमी का नाम कुरुवी है, ये शहर का सबसे बड़ा दलाल है, कई सालों से लड़कियों को फंसा रहा है और पूरा धंधा इसी के इशारे पर चलता है। पास बैठा एक और आदमी कहता है, लड़कियों से जो पैसे मिलते हैं उसका बड़ा हिस्सा इसी को जाता है, हमें तो बस छोटा सा कमीशन मिलता है। उधर भीम उस महिला के घर पहुंचता है जिससे वो मछली मार्केट और मंदिर में मिला था। वो उसे प्यार से खाना परोसती है। तभी उसका पति, जो कि एक चौकीदार है, घर लौटता है। भीम को देख वो चौंक जाता है और बीवी से कहता है, ये सब नाटक क्यों कर रही हो। बीवी कहती है, गरीबों को खाना खिलाना कोई गलत बात नहीं है। फिर वो चौकीदार भीम से पूछता है, तू कौन है, कहाँ से आया है। भीम मुस्कुराकर अपने गांव का नाम बताता है। गांव का नाम सुनते ही चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे कोई बड़ा राज याद आ गया हो। भीम फौरन दरवाजा बंद कर लेता है और उस चौकीदार की बीवी और बेटियों को कुछ बताता है, शायद कोई सच जो उन्हें अंदर ही रोक देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और उस चौकीदार की जबरदस्त पिटाई करता है। एक मोटा लकड़ी का डंडा उठाकर उसके सीने पर जोर से वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर भीम उसके गले से सोने की चैन निकालता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। उधर अरुण और उसका साथी उस आदमी का पीछा कर रहे होते हैं जो लोगों से पैसे वसूलने आया था। वो एक दफ्तर में जाकर घुसता है और अरुण समझ जाता है कि यही जगह है जहां से पूरा गंदा धंधा चलाया जाता है। वो अपने साथी को ऊपर की मंजिल पर भेजता है ताकि वाईफाई का कनेक्शन काटा जा सके। इधर भीम हॉस्टल पहुंचता है और वहां की वार्डन से मिलने जाता है। वो महिला भीम को देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। भीम सीधा जवाब देता है, मुझे तेरे कामों की सच्चाई पता है, मुझे एक लड़की चाहिए, मैं 20,000 रुपये लेकर आया हूँ। वार्डन उसे घूरती है और पूछती है, कौन सी लड़की चाहिए, क्या डिमांड है तेरी। भीम कहता है,
मुझे एक जवान लड़की चाहिए। वो पैसे ले लेती है और कहती है, आज शाम को मेरे घर पर आ जाना। अरुण और उसका साथी उस ऑफिस में घुसते हैं जहां ये पूरा रैकेट चल रहा था। जैसे ही वो कंप्यूटर चेक करते हैं, उन्हें वहां 700 से ज्यादा लड़कियों की डील्स, उनकी वीडियो और फोटोज मिलती है। अरुण को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ रैकेट नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तभी वहां का एक आदमी मदरबोर्ड निकालकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी असली मालिक आ जाता है। अरुण उसे पकड़ लेता है और फिर सारे गुर्गों की जमकर धुलाई करके पुलिस से मिलकर सबको गिरफ्तार करवा देता है। और अब साफ हो जाता है कि इस गंदे धंधे का असली सरगना वही आदमी था जो सबसे बड़ा दलाल था। शाम को भीम उस महिला के घर जाता है जो उसे पहले भजन के बहाने बुला चुकी थी। इस बार वो महिला पहले से ही एक जवान लड़की को लेकर बैठी होती है। वो भीम से कहती है, इसे रूम में ले जा, जो करना है कर ले। भीम लड़की को कमरे में ले जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की डर के मारे बाहर भागती है। वो महिला पूछती है, क्या हुआ? लड़की कहती है, वो आदमी बहुत अजीब डिमांड कर रहा है, मैं नहीं कर सकती। महिला झुंझला कर कहती है, ठीक है तू जा, मैं खुद निपटती हूँ। और फिर वो खुद कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद भीम कमरे से बाहर आता है और उस लड़की से कहता है, इस धंधे से दूर रहना, पढ़ाई करो, अपना भविष्य बनाओ। फिर वो उसे जाने के लिए कह देता है। इसके बाद भीम कमरे में लौटता है। महिला गुस्से में पूछती है, तू कौन है? मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? भीम शांत स्वर में कहता है, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। वो अपनी कमर से चाकू निकालता है और उसका गला काट देता है। उधर अरुण कमिश्नर से मिलने पहुंचता है। वो कहता है, मेरे पास सबूत है, 700 लड़कियों की फोटोज, वीडियो और जानकारी है कि यहाँ क्या क्या चल रहा था। कमिश्नर सुनकर कहता है, हमें जांच तो करनी है, लेकिन इतने सबूत सामने लाकर हम इन लड़कियों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। फिर वो मांग करता है, अपनी भतीजी की वीडियो मुझे दो, तभी मैं केस आगे बढ़ाऊंगा। ये सुनते ही अरुण सब समझ जाता है कि कमिश्नर खुद उन लोगों से मिला हुआ है। उसे अब ये भी समझ आ जाता है कि कमिश्नर ने उस ईमानदार महिला इंस्पेक्टर का ट्रांसफर क्यों करवा दिया, क्योंकि वो अरुण का साथ दे रही थी। फिर अरुण अपने भाई के घर जाता है और अपनी भाभी और भाई को रम्या के साथ जो कुछ हुआ वो सब बता देता है। अगर हमें इन दरिंदों को सजा दिलवानी है तो हमें कुछ सबूत देने होंगे, लेकिन इसके लिए आपकी मंजूरी जरूरी है। मगर सोचिए, कोई माँ बाप कैसे मंजूरी देंगे कि उनकी बेटी की शर्मनाक वीडियो सबूत बनकर किसी के पास जाए? वो दोनों साफ मना कर देते हैं। कहते हैं, हम अपनी बेटी को जिंदा रहकर बदनाम नहीं देख सकते। उधर भीम पीयूष से मिलने जाता है। पीयूष की बेटी भीम को धन्यवाद देती है उसकी जान बचाने के लिए। भीम पीयूष से कहता है, मैंने मालिक से बात कर ली है, तुझे उनकी कोठी पर मालिक की नौकरी मिल गई है, अब वहां जाकर ईमानदारी से काम कर। इधर अरुण अपने साथी से कहता है, भैया भाभी की बात भी सही है, कौन माँ बाप चाहेंगे कि उनकी बेटी की इज्जत सरेआम उछाली जाए? साथी पूछता है, अब आगे क्या करेंगे? अरुण कहता है, हम जैसे कोई और माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे होंगे। हमें ऐसे ही किसी पेरेंट्स को ढूंढना है जो हमारे साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ सके। जब वो उन 700 लड़कियों की डिटेल्स खंगालते हैं तो एक नाम सामने आता है, मेघा। वो भी रम्या की तरह आत्महत्या कर चुकी थी। उसकी एक फोटो में उसके पिता की तस्वीर थी और वही पिता आज भी अपनी बेटी की मौत का बदला ले रहा था। अगले दिन अरुण भीम के गांव पहुंचता है। वहां एक लड़का उसे भीम के घर ले जाता है और कहता है, भीम तो अब मंदिर में ही रहता है, लेकिन उसके पिता घर पर ही मिल जाएंगे। अरुण जब भीम के पिता से मिलता है तो उनसे कहता है, जिस तरह आपकी पोती के साथ गलत हुआ, वैसे ही मेरी भतीजी के साथ भी हुआ है और हम नहीं चाहते कि किसी और बेटी के साथ ये जुल्म दोबारा हो, इसलिए उन्हें कुछ जानकारी चाहिए। आगे का हिस्सा शुरू होता है। भीम के दादाजी सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमारा परिवार तो सीधा साधा है। भीम गांव में नाटक किया करता था और अक्सर भीम का किरदार निभाता था। मेरी पोती बहुत होशियार थी, 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हुई थी। हमने उसका जश्न भी मनाया था। पढ़ाई के बाद भीम उसकी शादी की बात कर रहा था, लेकिन पोती का सपना था आगे पढ़ने का। उसने कहा, पढ़ाई करूंगी, कॉलेज जाऊंगी। भीम ने बेटी की बात मानी और उसे शहर भेज दिया। दादाजी बताते हैं, मैंने अपनी पोती को आगे पढ़ने भेजा। उसका एडमिशन एक नामी कॉलेज में हुआ। भीम दिन रात मेहनत करके उसकी फीस भरता रहा। कुछ वक्त बाद एक लड़का उससे मिलने आने लगा। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर देखा वो लड़का कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा था। भीम को शक हुआ और उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटा कोई गलती मत करना। बेटी ने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर एक रात वो रोती हुई कॉलेज से घर लौटी। भीम ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बताने लगी, उसका बेस्ट फ्रेंड बर्थडे मना रहा था और उस दिन दोनों के बीच एक किस हो गया। वो हॉस्टल में ही था और वहीं के चौकीदार ने हमारी वीडियो बना ली। और दोस्तों, वही हॉस्टल जहां वार्डन थी वो दलाल औरत और वही चौकीदार जिसे भीम ने बाद में मार गिराया था। उस दरिंदे ने वीडियो दिखाकर कहा, सोने की चैन दे दे वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की ने डर के मारे चैन दे दी, लेकिन वहां से उसका शोषण शुरू हुआ। वार्डन ने उसे बुलाया और कहा, अब तू ये काम करेगी नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। और फिर उसे एक प्रोफेसर से मिलवाया गया जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और दोस्तों, वही प्रोफेसर था जिसे फिल्म की शुरुआत में मरा हुआ दिखाया गया था। भीम की बेटी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो 2 महीने तक कॉलेज नहीं गई, लेकिन फिर एक दिन बोली, बाबा मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मैं एग्जाम दूंगी। भीम ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा। वो दोनों हॉल टिकट लेने गए। सब नॉर्मल लग रहा था,
लेकिन कुछ दिन बाद भीम ने देखा उसकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। भीम पूरी तरह बिखर गया। भीम की बेटी की मौत के बाद वो इंसाफ की तलाश में पुलिस के पास गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उसे झूठा, कमजोर और परेशान बताकर टाल दिया गया। उसने वकील किया, पर वहां भी कोई रास्ता नहीं निकला। जब अरुण को यह सारी कहानी पता चली, उसका दिल कांप उठा। मैं तुम्हारी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है, उसने दादाजी से कहा। इधर भीम अब नागराज के घर पहुंच चुका था। मलिक की कोठी पर बतौर गार्डनर काम करने लगा। अगले दिन अरुण वकील के पास गया और पूछा, इस केस में आखिर दिक्कत क्या थी? वकील बोला, अब कुछ नहीं बचा साहब, गुनहगार तो मर चुके हैं। ये सुनकर अरुण हैरान रह गया। गुनहगार मर गए? कैसे? वो भागता हुआ इंस्पेक्टर के पास गया। इंस्पेक्टर ने 3 तस्वीरें दिखाई। तीनों अलग अलग मौत मरे थे। इंस्पेक्टर बोला, लगता है किसी ने बहुत गुस्से में बदला लिया है। तभी अरुण की आंखों में चमक आई। ये सब भीम का ही काम है। वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। अब उसे डर था अगला नंबर उस लड़के का हो सकता है जिसने हॉस्टल में उसकी बेटी को किस किया था। अगले दिन अरुण उस लड़के से मिला और बोला, तुम्हारी जान खतरे में है, भीम तुम्हें भी मार सकता है। लड़का बोला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने दिव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया था। वो बताने लगा, दिव्या ने मरने से पहले सारी सच्चाई मुझे बता दी थी, और जब आप जानोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन हम हॉल टिकट लेने गए थे, वहाँ काउंटर पर कहा गया, पहले लीव रिजेक्ट करवाओ तभी टिकट मिलेगा। दिव्या नागराज के पास गई जो कॉलेज का मालिक था। नागराज बोला, हॉल टिकट चाहिए तो मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। दिव्या सब समझ गई थी। सिस्टम सड़ा हुआ है, हर कोई मिला हुआ है। ना चाहते हुए भी उसे नागराज के साथ समझौता करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वो भीम की बेटी थी, उसने हार नहीं मानी। उस रात दिव्या ने नागराज की वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज दी। और यही वजह थी जिसने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वो अब जीना नहीं चाहती थी। उसे इंसाफ नहीं, सिर्फ सजा दिख रही थी। अरुण ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, अब वक्त है उस वीडियो को सामने लाने का। इंसाफ सिर्फ भीम नहीं, हम सब मिलकर दिलाएंगे। लड़का अरुण को वीडियो भेज देता है, वही वीडियो जो दिव्या ने नागराज के खिलाफ रिकॉर्ड की थी। फिर वो बताता है कि उसने हिम्मत जुटाई थी और भीम के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी थी, माफी मांगी थी। उसी दिन से भीम ने फैसला किया, अब एक एक करके सबका हिसाब होगा। अगला निशाना था नागराज। अरुण चौकीदार की बीवी से मिलने जाता है। पूछता है, तुमने भीम को उसे मारने क्यों दिया? वो आंसू भरकर कहती है, क्योंकि वो इंसान नहीं, दरिंदा था। वो मेरी ही बेटी पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया, बल्कि भीम को उसका हिसाब करने दिया। अरुण अपने ऑफिस में आता है और वही वीडियो वायरल कर देता है जिसमें नागराज की गंदगी सबके सामने आ जाती है। ये है वो शख्स जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, इनका सौदा करता है। वीडियो देखते ही पूरा चंडीगढ़ हिल जाता है। लोग गुस्से में कॉलेज के सामने जुट जाते हैं। कॉलेज को बंद करो, नागराज को अरेस्ट करो। नागराज डर जाता है, एक बड़े वकील को हायर करता है और भागकर अपने फार्म हाउस में जाकर छुप जाता है। लेकिन भीम वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन अरुण खुद कोर्ट में केस लड़ता है। नागराज का वकील दलील देता है, वीडियो में जो दिख रहा है वो नागराज नहीं, बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट है, कोई उसे बदनाम करना चाहता है। अरुण कहता है, मेरे पास और भी सबूत हैं, पर मैं उन्हें सामने नहीं ला सकता, क्योंकि इससे सैकड़ों लड़कियों की इज्जत दांव पर लग जाएगी। जज उसे 1 महीने का वक्त देता है सबूत लाने का। अरुण टाइम मांग लेता है, क्योंकि वो जानता है भीम अब कोई चूक नहीं करेगा। उधर फार्म हाउस में भीम नागराज को खत्म करने पहुंचता है, लेकिन नागराज के गुंडे उसे घेर लेते हैं और पीटते हैं। पर वो भीम है, एक एक को उठाता है और जमीन पर पटकता है, हड्डियां तोड़ देता है। सारे गुंडे भागते हैं। अब उसके सामने है सिर्फ नागराज। नागराज वॉशरूम में छुपा बैठा है। भीम उसे ढूंढ निकालता है। वो डर से कांप रहा है, गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो। पर भीम चीख कर कहता है, मेरी बेटी मदद मांगने आई थी, तूने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। और फिर उस पर टूट पड़ता है। घूंसे, लातें, चप्पलें, इतनी बुरी तरह मारता है कि नागराज की मौत हो जाती है। भीम खून से सना, थका हुआ, पर आंखों में एक संतोष लेकर वहां से लौट जाता है। भीम अब वापस अपने गांव लौटता है, जहां उसकी बेटी को मरे 1 साल हो चुके हैं। घर में एक पूजा रखी गई है। भीम उस पूजा में शामिल होता है और अपनी बेटी की सोने की चैन वहीं रख देता है। ये देखकर उसका बेटा सब समझ जाता है कि उसके पिता ने अपनी बेटी के कातिलों से बदला ले लिया है। जब वो बाहर आता है तो उसे अरुण मिलता है। अरुण उससे कहता है, जो भी आपने किया बहुत सही किया, इन दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए थी। भीम मुस्कुराकर कहता है, कभी ना कभी सच सामने जरूर आता है। और हाँ, अब क्राइम करने से पहले लोग सोचेंगे, क्योंकि अब डर होगा। भीम ये भी कहता है, ये बदला मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि आने वाले बच्चों के लिए लिया है, ताकि आगे किसी मासूम के साथ ऐसा ना हो। अरुण उसकी बात सुनकर नम आंखों से मुस्कुराता है और उसे नमस्कार करता है। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है एक बाप के रिवेंज की कहानी।